हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर को समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो पीछे हम लोग 9th चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, है ना। 9th चैप्टर का खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति थी। तो मुझे लगता है कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया है और नोट्स भी काफ़ी अच्छे से बना लिया है। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में यानी बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। ठीक है, यानी ह्यूमन लाइफ में कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीव फायदे देते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखो, मैं कुछ बेसिक चीज़ आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सूक्ष्म जीव तो सब कोई जानता होगा। सूक्ष्म जीव की परिभाषाएं भी आप लोग जानते होंगे। ये वैसे जीव होते हैं जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, और हम लोगों में से सभी ये जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, लेकिन यही सूक्ष्मजीव काफ़ी हद तक हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। अगर ये नुकसानदेह हैं तो कई जगह पे ये फ़ायदेमंद भी हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इनके फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य के लाइफ में सूक्ष्मजीव का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान तो हमने एक चैप्टर था जिसमें हम लोग रोगों के बारे में पढ़ रहे थे, बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे सूक्ष्मजीवों से, तो वो नुकसान है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें कुछ लोगों के साथ जो जिन्हें आपको लगता होगा कि उन्हें शेयर कर देना चाहिए, है ना। तो और टेलीग्राम अकाउंट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल देता हूँ। चलते हैं सूक्ष्मजीव की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो सूक्ष्मजीव वैसे जीव हैं जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो इस इट मीन्स कि ये काफ़ी एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें चाहिए क्या? सूक्ष्मदर्शी। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, है ना। इन्हें आप कहीं भी पा सकते हैं, वायु में, जल में, खारा पानी है या फिर गर्म पानी है ना, कहीं पे भी 100 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी में भी ये रह सकते हैं, ज़मीन के नीचे रह सकते हैं, मिट्टी के कई हजार किलोमीटर नीचे तक ये रह सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। ये रहा सूक्ष्मजीव। अब कुछ सूक्ष्मजीवों के बारे में देखते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे जीवाणु, है ना। जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, वायरस है, विरोइड्स है और प्रियॉन्स है। ये सभी क्या है? सूक्ष्मजीव हैं। और ये जो सूक्ष्मजीव हैं, ये कहाँ कहाँ आते हैं? जैसे जीवाणु जो है वो मोनेरा जगत का है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कहाँ का आता है? प्रोटोजोआ किस जगत में आता है? वो प्रोटिस्टा जगत में आता है। फंजाई, ये फंजाई जगत में आता है। तो ये सभी जगत हैं, लेकिन जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो वायरस, वेरोइड्स और प्रियॉन्स है, इनका कोई जगत नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ तक तो वायरस को यहाँ तक तो लिविंग भी नहीं कहा जाता है। और अगर इसको लिविंग मतलब सजीव भी नहीं कहा जाता, अगर इनको सजीव नहीं कहा जाता तो निर्जीव भी नहीं कहा जाता। मतलब इनमें दोनों ही गुण होते हैं वायरस में, और ये हमेशा नुकसान ही देते हैं हमें। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में फायदे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ फायदे पे ध्यान देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, मतलब घर के ऐसे कौन कौन से सामान हैं जहाँ पे हम सूक्ष्मजीव का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम सूक्ष्मजीव का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो उन सभी वस्तुओं में से जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे फेमस है, वो है कर्ड, दही, जो सभी यूज़ करते हैं। और जो नहीं भी यूज़ करते हैं, नहीं भी खाते हैं, तो कम से कम देखे तो ज़रूर होंगे, जानते तो ज़रूर होंगे, बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे कि दही किस चीज़ से जमाई जाती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दही जमाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध चाहिए। और दूध में हम लोग क्या डालते हैं? हल्का सा जोरन डालते हैं। अब ये जोरन क्या होता है?
थोड़ी सी दही की मात्रा होती है, और उस दही की मात्रा में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उनमें होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिन्हें हम लैब कहते हैं। क्लियर है बात? तो जो दही में जोरन डाला जाता है, जो हल्की सी दही डाली जाती है, वो क्या, उनमें कौन सी बैक्टीरिया होते हैं? उनमें जीवाणु होते हैं, है ना। याद रखिएगा, उनमें बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, जिन्हें हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब ये लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम लोग आम भाषा में लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक लैक्टोबैसिलस। तो जैसा कि विधि तो सभी जानते हैं कि कैसे दही जमाई जाती है। पहले दूध को गर्म कर लिया जाता है, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो गुनगुना रहता है, मतलब हल्का गर्म और हल्का ठंडा रहता है, तो उसमें दही हल्की सी डाल दी जाती है। तो क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको ये जमाने लगते हैं, है ना, और लैक्टिक एसिड उत्पन्न कर देते हैं, जिससे दही खट्टा हो जाता है और दूध को दही में बदल देते हैं। क्लियर? तो यही था प्रोसेस। तो अब देखो, मैं आपको जो भी आगे बताऊंगा उसमें मैं आपको प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ बनाई कैसे जाती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु, कौन से सूक्ष्मजीव यूज होते हैं, मैं वो बताऊंगा, और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से वही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दही जमाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे, कौन से एसिड को उत्पन्न करते हैं, तो आप कहेंगे लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जो हम लोग घर में बनाते हैं, और वो है इडली और डोसा। इडली डोसा किस चीज़ से बनता है? उड़द दाल और चावल के घोल से। ठीक है, उड़द दाल और चावल के घोल से बनती है इडली और डोसा। और इसमें होता क्या है कि जीवाणु जो होता है ना, वो किण्वन करते हैं, किण्वन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं, जिससे वो फूल जाता है हल्का सा। उसका जो घोल होता है, इडली डोसा का जो घोल होता है, वो फूल जाता है। और इडली डोसा बनाने के लिए जो सूक्ष्मजीव यूज होते हैं वो है ल्यूकोनॉस्टक या फिर स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलस। ये जीवाणु उत्पन्न, सॉरी, ये जीवाणु उनमें यूज किए जाते हैं। अब देखो, कोई भी जानबूझ के इन जीवाणु को उसमें नहीं डालता है, ठीक है, बल्कि वो जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जब वो किण्वन करने लगते हैं, तो ये जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे इडली डोसा बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो पदार्थ होता है, वो बन जाता है। फिर उसको जिस विधि से बनाना है उसको बनाया जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि इडली डोसा बनाने में कौन सी विधि, कौन सी क्रिया होती है? तो आप कहेंगे किण्वन होती है। कौन सा जीवाणु उत्पन्न होते हैं? तो ल्यूकोनॉस्टक और स्ट्रेप्टोकोकस फिकलस। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पनीर की तरफ। अब देखो सॉरी, पनीर जो है वो दूध से वसा और प्रोटीन यानी केसिन को अलग करके बनाया जाता है। ठीक है, दूध में जो वसा होती है और जो केसिन प्रोटीन होती है, जो मैंने अभी दही के बारे में बताया था, उसको अलग करके पनीर बनाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि दूध में दही डाल दें या फिर नींबू का रस डाल दीजिए, और फिर उसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्या होगा? दूध फट जाएगा, है ना। दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। दूध फटने के बाद जो एक पानी अलग और उसका जमा हुआ चीज़ अलग हो जाता है। आप लोग देखे होंगे दूध कैसे फटता है। तो क्रीम अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो जो पानी बचता है उसको हटा दिया जाता है, और जो क्रीम होता है उसको एक महीन कपड़े से लपेट कर और भारी वस्तु से दबा दिया जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है। अब ऐसे जो पनीर बनते हैं उसको हम लोग अपरिपक्व पनीर कहते हैं, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल पनीर होता है। ठीक है, लेकिन जब जब इंडस्ट्री में, मतलब पनीर जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं, अगर आप लोग मिल्क पार्लर पर जाएंगे दूध लेने के लिए, तो मार्केट में पनीर बिकते भी हैं। कुछ पनीर घर पे भी बनाए जाते हैं, कुछ पनीर मार्केट में बिकते भी हैं। तो वो जो पनीर बनाए जाते हैं जो स्पेशल, उनमें जीवाणुओं का यूज़ किया जाता है। और कौन से जीवाणु होते हैं? वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। इन जीवाणुओं का यूज़ करके पनीर बनाया जाता है। ठीक है, अब पनीर में सूक्ष्मजीव के द्वारा उनमें सुगंध भी लाया जाता है। ठीक है,
सुगंध भी उनमें लाया जाता है जिससे वो अच्छे सुगंधित हो, जिसे खाने में अच्छा लगे। ठीक है। तो जैसे एक फेमस पनीर है, स्विस पनीर। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं, और ये जो छिद्र हैं वो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं ना, तब उस स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि किण्वन करते हैं, इस वजह से। ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्विस पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं वो कौन से जीवाणु की वजह से होते हैं, तो आप ये नाम याद रखिएगा, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सार्मेनाई के द्वारा होते हैं। ठीक है। और एक पनीर है रॉकफोर्ट पनीर। ठीक है, रॉकफोर्ट पनीर। इस पनीर में जो सुगंध है, ये अपने सुगंध के लिए जाना जाता है। तो ये सुगंध किस चीज़ से आता है? कवक से आता है, फंजाई। ऐसा नहीं कि उसमें बाहर से कोई सेंट डाला जाए या फिर उसमें सुगंध लाने के लिए कोई पदार्थ डाला जाए, ऐसा नहीं होता है। कवक डाला जाता है ना। ये सूक्ष्मजीव की वजह से, इस कवक की वजह से रॉकफोर्ट चीज़ में क्या होता है, आते हैं सुगंध। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने अभी बताया घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, वो समझ में आ गया होगा। देखो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दही यूज़ होता है घर में, इडली डोसा यूज़ होता है, या फिर पनीर यूज़ होता है। कई सारे ऐसे चीज़ें जो घर में बनाए जाते हैं और उनमें सूक्ष्मजीव का यूज़ होता है। इसके अलावा जो जैसे जलेबी है, वो उसमें भी सूक्ष्मजीव ही होते हैं। ठीक है। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो घर में बनाए जाते हैं और उनमें सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे बता दिया, और इससे ज़्यादा आपको जानने की अभी ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम में यहीं से आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और पढ़ते हैं औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। ठीक है। मतलब व्यापार में सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो जो सबसे पहला है वो है किण्वित पेय पदार्थों का उत्पादन। ठीक है, यानी किण्वन के द्वारा जो पीने वाले पदार्थ हैं उनका उत्पादन। अब देखो, ये जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे वाइन, बियर, ब्रांडी, विस्की, रम, नाम सुने होंगे, ये सभी किण्वित पेय पदार्थ हैं और ये सभी शराब है। और ये सभी जो बनाए जाते हैं वो किण्वन करके बनाए जाते हैं, और इन किण्वन में जिस सूक्ष्मजीव का यूज होता है वो है ईस्ट, और इस ईस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। तो इसी सेक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा किण्वन करा के इन पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब किण्वन की क्रिया के बाद जो प्राप्त अल्कोहल होता है, क्योंकि किण्वन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है और अल्कोहल भी प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग आवश्यकता अनुसार आसवन कर दिया जाता है या बिना आसवन किया जाता है। तो जैसे मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जो शराब होते हैं, ये किण्वन के बाद जो अल्कोहल बनता है उसको दो विधि से बनाया जाता है, जो शराब बनाया जाता है, एक आसवन और एक बिना आसवन। जैसे देखो, विस्की, रम, ब्रांडी ये आश्वित हैं, मतलब ये आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं। और बियर, रेड वाइन, शैंपेन ये बिना आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेय पदार्थ है जो आश्वित है या फिर जो आसवन के द्वारा बनाया जाता है। तो आप नाम लेंगे, विस्की, रम या ब्रांडी, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप उसके हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है। और वैसे ही बिना आश्वित के द्वारा, तो इसमें ये क्वेश्चन आएंगे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किण्वित पेय पदार्थ बनाने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव का यूज किया जाता है। तो आप नाम लेंगे ईस्ट, और वो भी कौन सा ईस्ट? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एंटीबायोटिक्स की तरफ। प्रतिजैविक का उत्पादन। एंटीबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा और लाइफ में कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स तो लिया ही होगा। प्रेजेंट डे में, मतलब आधुनिक युग में, बिना एंटीबायोटिक्स का आप जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को भी कुछ बीमारी होती है तो उसमें एंटीबायोटिक ही दी जाती है खासकर। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी प्रतिजैविक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारते या फिर उनके वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है। परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया? ये एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो
हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारते हैं या रोकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए सूक्ष्मजीव कैसे यूज हो गए, जबकि एंटीबायोटिक्स तो सूक्ष्मजीवों को ही मार देते हैं। तो कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव होंगे जो एंटीबायोटिक्स बनाएंगे? तो देखो, कुछ ऐसे हैं सूक्ष्मजीव जो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। जैसे इसकी कहानी शुरू होती है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक जीवाणु पे काम कर रहे थे, स्टेफिलोकोकस, है ना। स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि एक ऐसा इसमें मोल्ड उत्पन्न हो गया है जो इसके वृद्धि को रोक दे रहा है, स्टेफिलोकोकस की वृद्धि को रोक दे रहा है। तो बाद में जब जांच करने के बाद पता चला कि वो मोल्ड्स जो स्टेफिलोकोकस को रोक दे रहा था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, ये सूक्ष्मजीव स्टेफिलोकोकस की वृद्धि को रोक दे रहा था। तब अलेक्जेंडर के दिमाग में आया कि कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो जीवाणुओं को रोक सकते हैं या फिर जीवाणुओं को मार सकते हैं, और अगर इन जीवाणुओं से कुछ रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो इन्हें भी कंट्रोल किया जा सकता है। बात है समझ में? तो इसी उपलक्ष्य में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। क्लियर? इस दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है 12th के एग्जाम में कि सब दुनिया के सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का नाम बताइए, तो आप नाम बताएंगे पेनिसिलिन का। क्लियर? अब मैं कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और कुछ जीवाणुओं के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है जो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से टेट्रासाइक्लिन बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से एरिथ्रोमाइसिन बनाया जाता है। ऐसे ये सभी इधर है सूक्ष्मजीव और इधर है क्या एंटीबायोटिक्स। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी, फ्लेमिंग तो एंटीबायोटिक्स बना ही दिए थे, लेकिन उसमें कुछ और वृद्धि करने का काम चेन और फ्लोरी ने किया था। तो इन तीनों को एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फ्लेमिंग को कौन सा पुरस्कार मिला एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, तो नोबेल। या फिर ऐसे साइंटिस्टों के नाम बताइए, ऐसे वो तीन साइंटिस्टों के नाम बताइए जो एंटीबायोटिक्स को बनाने में मदद किए थे फ्लेमिंग की, तो वो थे फ्लेमिंग तो थे ही, चेन और फ्लोरी। ठीक है, अब कुछ ऐसे रसायन या एंजाइम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल या एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं। जैसे देखो, एस्परजिलस नाइजर एक कवक है और ये सिट्रिक एसिड यूज करता है, यूज नहीं करता, प्रोड्यूस करता, बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक जीवाणु है जो एसिटिक एसिड को बनाता है। क्लोस्ट्रिडियम बुटिलिकम यह भी एक जीवाणु है और एक ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस भी जीवाणु है और लैक्टिक एसिड बनाता है। तो ये सभी अम्ल उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया भी था पेय पदार्थ में। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक यीस्ट है जो कि इथेनॉल बनाता है, और ये पीने वाले शराब जो बनाए जाते हैं ना वो इसी से बनाया जाता है, इथेनॉल से ही बनाया जाता है। क्लियर? अब कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे लाइपेजेज। देखो, एंजाइम पहचानने का मैं एक आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जिस भी बायोलॉजिकल नाम के लास्ट में एज लगा हो, जैसे लाइपेज, पेक्टिनेजेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एमाइलेज, है ना। तो ये सभी जो एंजाइम है जिसके लास्ट में एज लगे होते हैं, तो पहला एंजाइम जो है वो लाइपेजेज, और इसका यूज होता है कपड़ों में से तेल के धब्बे निकालने के लिए। फिर पेक्टिनेजेज या फिर प्रोटीएजेज, जिसे दूध जूस के बोतल को साफ करने के लिए ये एंजाइम बनाया जाता है। फिर एक होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि क्लॉट बस्टर होता है। क्लॉट बस्टर मतलब क्या होता है?
क्लॉट का मतलब होता है रक्त का थक्का, और बस्टर का मतलब होता है उसको फोड़ना, तोड़ना। तो इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है उस समय जब जो नस होता है, नस में से जब खून ब्लॉक हो जाता है, खून जम जाता है नस में, तो इसको हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दे दिया जाता है। अगर ये नहीं हटाया जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा और इंसान मर जाएगा। जो नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, है ना, ये एक जैव रासायनिक चीज है, जैव अणु है। साइक्लोस्पोरिन ए ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ट्राइकोडर्मा, ये जो है ये इम्यूनोसप्रेसिव कारक है। कौन? साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव कारक है, ठीक है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है। और ये तब दिया जाता है जब शरीर में कोई ऑपरेशन किया जाए या फिर कोई अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है ताकि उसके शरीर में इम्यून सिस्टम बनी रहे। और लास्ट है स्टैटिन्स, जो कि मोनास्कस परप्यूरेस से उत्पन्न किया जाता है। ये भी शरीर में इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है दर्द के समय या फिर ट्रांसप्लांट या फिर ऑपरेशन के समय, ठीक है। तो आज मैंने आपसे कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवों के बारे में चर्चा किया है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, औद्योगिक में या फिर घरेलू में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।